हेलो एवरीवन। आइए आज बात करते हैं रिसर्च क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट करना है। अभी पिछले कुछ वीडियो में हमने ये देखा कि लगभग सभी एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना वन ऑफ द एसेंशियल पॉइंट है, थीसिस के लिए भी, लेकिन पेपर के लिए तो कंपलसरी ही। हमने देखा एक सेशन प्रोफेसर गुरजीत कौर का, जहां मैम ने बताया एज ए रिव्यूअर फर्स्ट थिंग शी लुक्स फॉर और एनी अदर रिव्यूअर दैट लुक्स फॉर रिसर्च क्वेश्चन। बेसिक आपका पर्पस क्या है पेपर लिखने का। हमने एक पेपर देखा था जिसमें प्रोफेसर ब्रजेश ने बहुत अच्छे से ये बताया था कि कैसे कैसे फॉर्मुलेट किया, थ्योरी से कनेक्ट किया वगैरह। मैंने भी कुछ वीडियोज में इसके बारे में बात की है और लगभग सब जगह ये कहा था कि इसको हम एक डिटेल में बात करते हैं। तो आइए इसको आज हम डिटेल में देखते हैं कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। इस पर एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, एक पेपर है, वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च क्वेश्चन, गैप स्पॉटिंग एंड प्रॉब्लमेटाइजेशन। ये पेपर है सैंडबर्ग और एल्वेसन का, 2011 में पब्लिश हुआ था ये। सो सिमेंटिक स्कॉलर के ऊपर ये अवेलेबल है और अगर आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और मेरे ख्याल से आपको 2-3 बार इसको पढ़ना चाहिए। बहुत डिटेल पेपर है, बहुत सारी 3-4 सेक्शंस में इन्होंने लिखा है ये। पहले तो इन्होंने अपनी मेथडोलॉजी दी है कि ये पेपर लिखा कैसे है, फिर इन्होंने बताया है 2 तरीके, एक गैप स्पॉटिंग है, एक प्रॉब्लमेटाइजेशन है। गैप स्पॉटिंग ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों है उसके रीज़न बताए हैं। प्रॉब्लमेटाइजेशन में क्या करते हैं, कंक्लूजन। तो काफ़ी लंबा सा पेपर है ये। आइए इसको क्विकली डिस्कस करते हैं। ऑथर्स ने, जो सैंडबर्ग और एल्वेसन हैं, इन्होंने ये पेपर कहा कि हमने सबसे पहले ये देखा कि लोग इसको कैसे लिखते हैं। इससे पहले कि हम अपना कोई आइडिया दें कि लोगों ने अपना रिसर्च क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट किया है, इसके लिए इन्होंने 8 रैंडमली सिलेक्टेड इशू लिए इन 4 जर्नल्स के, 2 यूएस के, 2 यूरोप के, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली, जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन। इनसे हर एक के इन्होंने कुछ इश्यूज लिए, 2 इशू 2003 से 5 तक, और स्पेशल इशू इन्होंने उसमें छोड़ दिए थे। और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 52 इन्होंने रिव्यू किए। अब इनका ये कहना है कि इन जनरल सभी जो ऑथर्स हैं 52 जर्नल्स के, आर्टिकल्स के, तो वो इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले टॉपिक को डिफाइन करो, फिर अपना डोमेन बताइए, इंडिविजुअल है, सोशल इंटरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, कैसे काम करेंगे, और फिर अपना रिसर्च क्वेश्चन बताइए। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है किसी ने ये लिखा हो कि हम रिसर्च क्वेश्चन तक पहुंचे कैसे, ऐसा नहीं लिखते हैं लोग। तो सीधा लिखा होता है ये रिसर्च क्वेश्चन है। तो इन्होंने, जो सैंडबर्ग एंड एल्वेसन है, इन्होंने कहा हमने इंट्रोडक्शन पेपर पढ़ के, कई बार पढ़ के डिड्यूस किया कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, और हमें 2 ब्रॉडली तरीके मिले। एक है गैप स्पॉटिंग और दूसरा है प्रॉब्लमेटाइजेशन, और उसके भी फर्दर आगे कुछ तरीके मिले। गैप स्पॉटिंग में पहला है कंफ्यूजन स्पॉटिंग, कि मतलब लिटरेचर अवेलेबल है पर कंफ्यूजन है। नेग्लेक्ट स्पॉटिंग, काम ही नहीं किया लोगों ने, ये तो सबसे फेवरेट होता है स्कॉलर्स का। और एप्लीकेशन स्पॉटिंग, कि काम किया पर इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं काम किया। और दूसरा है प्रॉब्लमेटाइजेशन, ये काफ़ी अलग चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारी थ्योरी होती है उसके कुछ अजम्पशन जरूर होते हैं, उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, उसका एक फ्रेमवर्क होता है। आप उस बेसिक अजम्पशन को अगर आप चैलेंज करें तो आप जो अभी तक का पूरा नॉलेज है उसको एक तरफ रख के आप कहते हैं कि नहीं, इसके बियॉन्ड हम चलते हैं, ये बेसिक अजम्पशन ही गलत है, दैट इज प्रॉब्लमेटाइजेशन। तो इसके खुद के 3-4 तरीके हैं। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं, स्टार्टिंग विद द गैप स्पॉटिंग। गैप स्पॉटिंग में सबसे पहला है कंफ्यूजन स्पॉटिंग, और एज द नेम इंडिकेट्स, कंफ्यूजन है इसका मतलब लिटरेचर अवेलेबल है, प्रीवियस जो रिसर्च है टॉपिक पे काफ़ी एग्जिस्ट करती है, पर प्रॉब्लम ये है वहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी है। अच्छा, आप सिंपल ये नहीं लिख सकते कि है और कॉन्ट्राडिक्टरी है, आपको बताना पड़ेगा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, वो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। अगर आप बता पाते हैं दैट्स योर गैप। तो यहाँ पे जनरली इस तरह की टर्म्स लिखी जाती हैं कि इसका पर्पज़ ये है कि हम कन्फ्यूजन को स्पॉट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, एंडरसन और रिब्स की एक स्टडी है बोर्ड कंपोजिशन के बारे में। यहाँ एंडरसन और रिब्स का आर्ग्यूमेंट है कि 2 थ्योरी हैं, एक है एजेंसी थ्योरी, एक है स्टीवर्डशिप थ्योरी। एजेंसी थ्योरी ये बोलती है कि जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं
उनके लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जो उनका सॉर्ट ऑफ एक कस्टोडियन है, उनके राइट्स को देखता है, तो वो सर्टेनली उनके लिए काम करेगा। दूसरी तरफ स्टीवर्डशिप थ्योरी बोलती है कि जो प्रमोटर्स होते हैं, बाद में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होते हैं, उनके लिए अपना और अपने कंपनी का बहुत एक रास्ता रहती है उसमें कि बहुत ही वो अपने आप को रिलेट करते हैं कंपनी से और खुद को। तो उनको ये लगता है कि कंपनी के वेलबींग में हमारा भी वेलबींग है, इसलिए वो इस तरह के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहते हैं जो उनको सही गाइड करे कि कहाँ हमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करें। अब एंडरसन और रिब्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कैसे काम करेगा, पर्टिकुलरली इन द सेटिंग ऑफ फैमिली और नॉन फैमिली बिजनेस, वो कैसे काम करने वाले हैं। ये एक इन्होंने कहा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमें रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि वो कैसे काम करेगा, इसको ये एड्रेस करना चाह रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है गिब्सन का। गिब्सन ने स्टडी किया था कि कैसे सोशल नेटवर्क हमारी प्रोफेशनल वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं। गिब्सन के आर्ग्यूमेंट है कि सोशल सिस्टम जो हैं वो दैट टेंड टू ब्रिंग द कंसेंसस इन द वैल्यूज अमंग द मेंबर, लेकिन एम्पल स्टडीज ऐसी भी हैं जो ये बोलती हैं कि डिस्क्रिपेंसी अमंग इंडिविजुअल्स भी होती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस आते हैं। गिब्सन ने कहा कि हम ये काम करना चाह रहे हैं कि कौन से इनफॉर्मल सोशल फोर्सेस हैं जो हमारे कन्वर्जेंस पे जाएंगे, या और विच फॉस्टर डाइवर्जेंस फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल वैल्यूज। तो सबसे पहले तो इन फैक्टर्स का पता लगे, और सेकेंडली है कि जैसे प्रोफेशनल वैल्यू चेंज करती है तो हाउ डज दिस इन्फ्लुएंस एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क। इसके बारे में कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है, तो इस चीज को यूज किया है गिब्सन ने कि ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है। प्रोफेसर ब्रिजेश ने अपने पेपर में डिस्कस किया था कि डीमोनेटाइजेशन हुआ और जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको कुछ टाइम दिया गया, तो उस टाइम पीरियड में ये भी कहा गया कि डिजिटल एप्स, डिजिटल पेमेंट्स पे आप जाइए, तो कौन से फैक्टर हैं जिससे लोग जा रहे हैं, वहाँ टिकेंगे नहीं टिकेंगे, तो उस विंडो के अंदर स्टडी करके वहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम किया प्रोफेसर ब्रिजेश ने। तो ये है कंफ्यूजन कि आप बताते हैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन से हैं। फर्दर अगर हम चलें तो नेग्लेक्ट स्पॉट जो कि सबसे फेवरेट है स्कॉलर्स का, इसके अंदर दैट्स ए वर्जिन टेरिटरी, तो ये वाइट स्पॉट है ऑन द नॉलेज मैप। इससे आप ये बोलते हैं कि देखिए ये एरिया है जिसमें किसी ने काम नहीं किया, तो सर्टेनली इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, लाइक SLR वगैरह, वेरी गुड मेथड है इसका। तो यहाँ 3 इसके स्पेसिफिक वर्जन है। पहला वर्जन हम बोलते हैं देखिए कुछ एरिया ओवरलुक रह गए हैं, स्टडी तो बहुत सारी हैं लेकिन ये ओवरलुक एरिया है, तो सर्टेनली SLR करके आप बता सकते हैं कि देखो इस पे तो मिले ही नहीं हमें, आर्टिकल चीजें हैं ही नहीं, और एक क्लेम रहता है कि वी विल एड्रेस दिस गैप। सेकंड है अंडर रिसर्च एरिया। एक एग्जांपल जो सैंडबर्ग एल्वर्सन ने मेंशन किया है वो है कि जब भी हम कभी बात करते हैं हमारे मर्जर्स की, इस एरिया में जब हम काम करते हैं मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर वगैरह पे, हम हमेशा एडिशन की बात करते हैं। हम बहुत कम ऐसे स्टडीज हैं जो सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे स्पिन ऑफ, जैसे इक्विटी कार्व आउट, डी मर्जर, तो इन पे काम नहीं हुआ है ज़्यादा। तो ऑथर्स ने एक स्टडी में ऑथर्स ने कहा कि हम इस एरिया में काम करेंगे। और थर्ड होता है हम लैक ऑफ एम्पिरिकल स्पॉट। इसका मतलब कि आपके पास थ्योरी तो है, उस पर्टिकुलर फील्ड में जब हम लेकिन जाते हैं वहाँ पे उसकी एप्लीकेबिलिटी पे लोगों ने बहुत काम नहीं किया है, उस पर कैसे देखें क्या किया जाना चाहिए, इस पे बहुत काम नहीं किया गया है। थर्ड होता है एप्लीकेशन स्पॉटिंग। एप्लीकेशन स्पॉटिंग का मतलब है कि जब हम इसको एक्चुअल रियल लाइफ में लगाते हैं तो वहाँ पे थोड़े से गैप्स हैं, उसका यूसेज नहीं मिलता, जो चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं पर रियलिटी में कुछ और होने लग रहा है, और ये जो ड्यूअलिटी है वही हमारा गैप है कि ऐसा हो क्यों रहा है, थ्योरी में ऐसा क्यों लिखा है, प्रैक्टिकली लोग ऐसा क्यों काम करते हैं। सो इट सर्चेज मेनली फॉर द शॉर्टेज ऑफ पर्टिकुलर थ्योरी और पर्सपेक्टिव इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च। यहाँ पे हमारा जॉब रहता है टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव टू फर्दर आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक्स के साथ आप क्लेम करते हैं कि जो लिटरेचर है दैट नीड टू बी एक्सटेंडेड, कॉम्प्लीमेंटेड इन सम वे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव में। फाइनली सैंडबर्ग एंड एल्वर्सन ने कहा
कि जब हम दो मेथड्स को देखते हैं, गैप स्पॉटिंग को और प्रॉब्लमेटाइजेशन को, इन जनरल 80 to 90% स्कॉलर्स, ऑथर्स गैप स्पॉटिंग पे काम करते हैं, ओनली 10 to 20% स्कॉलर्स काम करते हैं प्रॉब्लमेटाइजेशन पे। ऐसा क्यों है? एक बारी प्रॉब्लमेटाइजेशन हमने पूरा नहीं डिस्कस किया, एक बार उसको आराम से दोबारा देख लेते हैं है क्या, तब ये समझ आएगा क्यों लोग गैप स्पॉटिंग पे जाते हैं। गैप स्पॉटिंग सिर्फ ये कह रहा है कि एक एग्जिस्टिंग थ्योरी है, हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ब्लैंक स्पॉट्स हैं, जो एरिया रह गए हैं कि इस फील्ड में काम नहीं हुआ, इस शहर में काम नहीं हुआ, ये डायमेंशन टच नहीं हुआ, तो आप बेसिक थ्योरी को चैलेंज नहीं करते हैं। जबकि प्रॉब्लमेटाइजेशन का ये कहना है कि जो बेसिक थ्योरी है क्यों, उसी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसके अजम्पशंस पे क्वेश्चन मार्क है, उन फ्रेमवर्क्स पे क्वेश्चन मार्क है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो नॉलेज कंट्रीब्यूशन तो प्रॉब्लमेटाइजेशन से ज़्यादा है, गैप स्पॉटिंग से भी ऑफ कोर्स, लेकिन प्रॉब्लमेटाइजेशन से ज़्यादा है। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम एक एरिया में काम करते हैं, वहाँ एक सेट ऑफ, ये सैंडबर्ग और एल्वेसन का कहना है कि वहाँ एक सेट ऑफ रिव्यूअर हैं, एडिटर्स हैं, ऑथर्स हैं, और उनके स्टेक हो जाते हैं। तो वो बहुत आसानी से इसको नहीं मानते कि हमारे बेसिक चैलेंज करें कोई हमारी थ्योरी को, हमारे एजम्पशंस को, और वो थोड़े से हॉस्टाइल भी हो जाते हैं। तो गैप स्पॉटिंग उस मामले में बहुत इजी मेथड है, क्योंकि आप चैलेंज तो कर ही नहीं रहे, आप तो बोल रहे हैं ये एरिया छूट गया था। जब आप ये बताते हैं ये एरिया छूट गया था, तो बेसिकली आप जो फंडामेंटल थ्योरी है उसको और स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे टैम थ्योरी, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन मॉडल, हर फील्ड के अंदर यूसेज हो रहा है, तो जो बेसिक ऑथर था उसका, वेंकटेश वगैरह, तो उनको अप्रिसिएशन हुआ ना कि देखो इतनी बढ़िया थ्योरी है, हर जगह पे फिट होती है थ्योरी। तो ये बड़ा इजी है, अनकंट्रोवर्शियल है, सेफ भी है, आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक फ्लो है उसके साथ आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अ पावरफुल ट्रेडिशन इंडिकेट नॉलेज एक्युमुलेशन। देखिए यहाँ पे ये सैंडबर्ग का नहीं, ये मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है। हम जब भी कभी नॉलेज इकट्ठा करते हैं और फिर हमारे अगले जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, हम उनको बोलते हैं कि ये है जो हमने इकट्ठा किया, और तुम अपने देखो एक बारी क्या क्या ट्रूथ्स हैं, और एक्सप्लोर करो, चीज़ों को और सीखो। लेकिन कितनी कल्चर्स में, कितने लोगों में ये बोला जाता है कि ये नॉलेज है और तुम इसको भी चैलेंज कर सकते हो। नाउ दैट्स अ वेरी थ्रेटनिंग थिंग। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम हमारे नॉलेज को चैलेंज करें, रादर वी फील वेरी बैड जब हमारे ही किड्स, हमारे वार्ड, हमारे स्टूडेंट्स हमें चैलेंज करते हैं। तो एक ट्रेडिशन ये है कि देखो हमने ये देखा, ये पाया, अब तुम इसको और आगे एक्सप्लोर करो, इसमें देखो क्या क्या मिसिंग पॉइंट है, उसको फिल इन करो। तो एज इफ हमने ये मान लिया है कि हम जो कह रहे हैं वही ट्रूथ है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो एक ट्रेडिशन है, तो यहाँ पे ये ट्रेडिशन है, हमारे जो गाइड्स हैं, रिव्यूअर हैं, एडिटर्स हैं, तो उन सब का एक पूरा सेटअप है। और काफ़ी जो सैंडबर्ग और एल्वेसन ने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि जब भी कभी आप किसी को किसी थ्योरी को आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तो जनरली वो ऑथर्स जिन्होंने वो थ्योरी दी होती है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि बेकार की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एकेडमिया इज ए क्रेडिटेड इकोनॉमी। मैं आपके पेपर साइट करूं, आप मेरे पेपर साइट करें, कुछ इसमें पावर स्ट्रक्चर्स हैं। गैप स्पॉटिंग बिल्कुल हार्मलेस सा है, बहुत इजी है उस चीज़ में। प्रॉब्लमेटाइजेशन बहुत नॉलेज का काम है और बहुत हौसले का भी काम है, आप में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट, रिसर्च क्वेश्चन एनकरेज गैप स्पॉटिंग। जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो वहाँ फ्रीक्वेंटली ये लिखा होता है कि आप बताइए कि इसमें क्या मिसिंग गैप्स है, आप क्या काम करेंगे जिसके लिए आप प्रोजेक्ट्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, कई जर्नल्स भी यही फॉर्मेट दिया हुआ है उन्होंने। तो सैंडबर्ग एंड एल्वेसन ने 2 जर्नल मेंशन किए हैं, जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल। दोनों के अंदर जो एडिटर्स लिखते हैं, इनके जो एम्स हैं, उनमें रफली ये लिखा हुआ है कि आप ये बताइए कि क्या सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप एग्जिस्टिंग नॉलेज में। कई रिव्यूअर भी ये देखते हैं, वहाँ पेपर के जब आप रिव्यू करते हैं फॉर्मेट में क्लियरली लिखा होता है क्या एग्जिस्टिंग थ्योरी में कुछ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए वर्ड कंट्रीब्यूट लिखा हुआ है, चैलेंज नहीं लिखा हुआ वहाँ पे, क्या आप कंट्रीब्यूट करते हैं।
हाँ, कुछ ऐसे भी हैं यूरोपियन मैनेजमेंट रिव्यू में उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है इस चीज़ का कि अगर आप कुछ भी किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी नई थ्योरी बताते हैं, दैट्स मोस्ट वेलकम, लेकिन बहुत कम है ऐसे जर्नल्स। नेक्स्ट, गैप स्पॉटिंग कई बार सेंस भी करता है कि ठीक है ये इतना एक ब्रॉड एरिया है कि इस एरिया में काम नहीं किया तो उस पर काम करते हैं। और फाइनली प्रॉब्लमेटाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इसके लिए आपको बहुत अच्छा डोमेन नॉलेज चाहिए और बहुत कॉन्फिडेंस भी चाहिए जब आप धारा के विपरीत तैरने का प्रयास करते हैं। सो मैक्सिमम गैप स्पॉटिंग यूज करते हैं। और इस पेपर में पर्टिकुलरली ये जो पेपर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च क्वेश्चन, इसमें भी 80% जो टेक्स्ट है वो गैप स्पॉटिंग पे है और 20% सिर्फ एक पेज के अंदर सारा इन्होंने ऑथर्स ने निपटा दिया, प्रॉब्लमेटाइजेशन क्या है। एक और इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस की है ऑथर्स ने कि क्या गैप स्पॉटिंग से इंटरेस्टिंग थ्योरी बनती है। यहां इन्होंने जिक्र किया है मैकिनले का, 99 में इन्होंने काम किया कि एक इंटरेस्टिंग थ्योरी बनती कैसे है, क्या होना चाहिए उसके अंदर। तो एक तो ठीक है किसी एक आप साइकोलॉजी डोमेन से या आप एचआर डोमेन से, बिहेवियरल साइंसेज से आप एक बताते हैं थ्योरी, दैट्स ओके, वो तो प्राइमरी होगी। लेकिन उसके बाद मैकिनले का ये कहना है कि नोवेल्टी और कंटिन्यूटी में एक बहुत फाइन बैलेंस होना चाहिए। In order to receive attention, a theory must significantly differ, at the same time must connect to the established literature. इसमें एक चार्ट दिया है एल्वेसन और सैंडबर्ग ने, बाद में इन्होंने किताब भी लिखी थी इस पे। तो इन्होंने दिखाया एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ अजम्पशंस चैलेंज्ड और वाई एक्सिस पे है कितना इंटरेस्टिंग है। अगर कोई एजम्पशन चैलेंज नहीं किया, इंटरेस्टिंग भी कम है, तो पेपर रिजेक्ट, दैट्स ऑब्वियस, ये तो सबको ही पता है, नई बात क्या है इसमें, आपने सिर्फ एक नए जोन में स्टडी कर दी, दैट्स नॉट अ नोवेल्टी। अगर कुछ अजम्पशंस को आप चैलेंज करते हैं और हाई इंटरेस्ट है, दैट्स इंटरेस्टिंग। और सरप्राइजिंगली अगर आप बहुत ज्यादा अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं, इट विल बी आउटराइटली रिजेक्ट। इसका मतलब है सभी लोग धीरे धीरे मूव करना चाह रहे हैं, जिसको आप ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलें। अगर कोई आके बोलता है आप एकदम गलत कर रहे हैं, ये सारा गलत है और ये तरीका, लोग उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक अच्छी थ्योरी के लिए चैलेंज करना भी जरूरी है कुछ कंसेप्ट्स को, एट द सेम टाइम आप ये भी बोलते हैं कि हम बहुत डेविएट नहीं कर रहे, ताकि लोग जो है वो कनेक्टेड फील करें, वो एकदम से डिस्कनेक्ट ना फील करें इस चीज से। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, प्रॉब्लमेटाइजेशन। इस पे ऑथर्स ने, जो सैंडबर्ग और एल्वेसन है, दो तरह से काम किया है। पहला तो उन्होंने इस पर्टिकुलर पेपर में 4 बताए हैं। एक तो था क्रिटिकल कन्फ्रंटेशन, कि आप बताते हैं ये एजम्पशंस ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, और आप इस चीज पे हम नए सिरे से सोच रहे हैं। दूसरा, आप कई बार ये बोलते हैं कि ये एक बिल्कुल नया आइडिया है, इस पे प्रीवियस थ्योरी नहीं काम करेंगे, प्रीवियस जो सेटअप है हम उसको बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल नए सिरे से सोचते हैं। दैट्स अगेन अ वे ऑफ प्रॉब्लमेटाइजेशन, कि ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है। दो अलग तरीके हैं, क्वासी प्रॉब्लमेटाइजेशन और प्रॉब्लमेटाइजेशन। क्वासी का मतलब है जब आप ऑलमोस्ट तैयार हैं पर पूरा तैयार नहीं है, कुछ आपको खुद में अपने डाउट्स हैं। प्रॉब्लमेटाइजेशन इज फुल बैंग ऑन, हेड ऑन, आप जब काम करते हैं, चैलेंज करते हैं। इस पेपर में ऑथर्स ने इसको बहुत ही संक्षिप्त में डिस्कस किया है और बाद में इन्होंने एक और पेपर लिखा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। पहले पेपर का कंक्लूजन ये है कि आप ये देखिए आप किस मोड के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपका है ट्रैक बाउंड, कि हमने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसी को लेना है, देन गैप्स कैन कम फ्रॉम कंफ्यूजन स्पॉटिंग, नेग्लेक्ट स्पॉटिंग, एप्लीकेशन स्पॉटिंग। डिसरप्टिव मोड है, बिल्कुल हमने हेड ऑन लेना है तो प्रॉब्लमेटाइजेशन, और दोनों का कंबाइंड अगर करना है तो क्रिटिकल कन्फ्रंटेशन, न्यू आइडिया और क्वासी प्रॉब्लमेटाइजेशन। ये बेसिक मोड्स इन्होंने कहे हैं कि जो हमें समझ आए ये बनता है। बाद में एक और 2011 में ही एक और पेपर लिखा है एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू में, जेनेटिक रिसर्च क्वेश्चन थ्रू प्रॉब्लमेटाइजेशन। अब ये बहुत ही एक डिटेल्ड पेपर है, अगेन सिमेंटिक स्कॉलर के ऊपर अवेलेबल है, आप इसको एक बार डिटेल में पढ़िए। इस पेपर के अंदर ये तकरीबन 30 या 28 पेजेस का पेपर है और इन्होंने एक बहुत डिटेल में दिया है कि कैसे प्रॉब्लमेटाइजेशन करें। ये पेपर बाद में आया था, तो इसमें गैप स्पॉटिंग का पहले पेपर का थोड़ा सा जिक्र है, बाद में है कि कैसे करें, एक एग्जाम्पल के साथ करके बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। फिर इनको लगा एल्वेसन और सैंडबर्ग को के बात नहीं बनी भाई, तो अभी और नहीं समझा पा रहे, फिर इन्होंने एक बुक ही लिख दी इसके ऊपर,
कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च क्वेश्चन, स्टेज के ऊपर ये बुक अवेलेबल है। और इस बुक के अंदर 8 चैप्टर्स हैं रफली। तो ये जो 2 हमने पेपर डिस्कस किए, इन पेपर्स के बारे में मतलब एक ही डिस्कस किया है, दूसरे का तो मैंने रेफरेंस दिया है। ये इनका और डिटेल के अंदर ये बुक अवेलेबल है। ये तो हुआ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सैंडबर्ग और एल्वेसन का। इसके अलावा भी कुछ पर्सपेक्टिव हैं। तो प्रोफेसर ब्रिजेश ने मुझे 2 अलग अलग ये ऐसे दिए थे। पहला है 7 रिसर्च गैप। ये सोर्सेस का रॉबिन्सन 2011 और मुलर 2015, इसमें माइल्स 2017। इनमें अलग अलग गैप हैं। इनको एक बार हम देखें तो रफली ये कवर हो चुके हैं। एविडेंस गैप, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है, ये हम कर चुके हैं कि रिजल्ट ये बता रही हैं कि सारे ठीक हैं लेकिन कॉन्ट्राडिक्शंस है उनके अंदर। सेकंड है नॉलेज गैप। ये भी आपका किसी भी तरह का हो सकता है कि अंडर रिसर्च्ड एरिया है, एप्लीकेशन स्पॉटिंग है, कि डिजायर्ड रिसर्च फाइंडिंग डज नॉट एग्जिस्ट। प्रैक्टिकल नॉलेज गैप, ये हमने बात की एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रैक्टिकली जो काम करते हैं और जो हमारी थ्योरी बोलती है उनके अंदर थोड़े से गैप है। मैथोडोलॉजिकल गैप, प्रोफेसर साजिद बाशिर इसे काफ़ी उन्होंने कहा कि इसको आप यूज कर सकते हैं कि पुरानी थ्योरी है लेकिन हमने इसको मल्टी लेवल मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से देखा। हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके देखी इस एरिया में, या क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हमने करके देखी। तो वहां पे ये गैप उस तरह का आ जाता है कि पहले किसी ने ये काम नहीं किया था। एम्पेरिकल गैप, थ्योरेटिकल गैप, पॉपुलेशन गैप तो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एम्पेरिकल गैप का मतलब है कि हम दोबारा से जब स्टडी की रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। थ्योरेटिकल गैप आप थ्योरीज में बताते हैं कि क्या मिसिंग है या 2 थ्योरीज को मिला के नई थ्योरी बनाते हैं। और पॉपुलेशन गैप तो सबसे ही पॉपुलर है, केरल में स्टडी हुई है, दिल्ली में नहीं हुई है, तो मैं ये स्टडी कर रहा हूँ। ऐसा ही एक और हमें मिलता है DM कुमार का 2020 में वाइट पेपर है, जर्नी थ्रू रिसर्च गैप्स। कुमार का कहना है कि देखिए, एक तो है पास्ट नॉलेज जो लिटरेचर से आता है, एक है आपका कुछ एक्सपेक्टेड नॉलेज है जो आपके अपॉर्चुनिटी है, दोनों के बीच में जो गैप है दैट्स द रिसर्च गैप। तो ये नॉन से अननोन की जो जर्नी है उसमें ये गैप है। गैप है पॉपुलेशन में, एनालिसिस में, इम्प्लीकेशन, मेथड, कंसेप्ट, पर्सपेक्टिव, थ्योरी या मेथोडोलॉजी। तो एक है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक नया थ्योरेटिकल जो आप बनाते हैं और दोनों की जो सिंथेसिस करते हैं उसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज, कंट्रोवर्सी, कन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शंस, ये हमेशा जब भी आपको मिलते हैं, लोग इसके बारे में बात करते हैं, इट्स द टाइम टू नो कि ये हमारे लिए एक बड़ा प्रोडक्टिव है, इस पे काम किया जा सकता है। लिटरेचर में जहां कहीं भी इनकंसिस्टेंसी, कंट्रोवर्सी, कन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शंस मिलें, दैट कैन सर्व एज द रिसर्च गैप। सो दैट वाज एन अटेम्प्ट टू गिव अ ब्रीफ आइडिया। हालांकि हमने बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस किया क्योंकि एक पूरी बुक है, वो कुछ टाइम में तो डिस्कस नहीं हो सकती, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप ये पेपर से एक बार डिटेल में पढ़ें, बुक को गो थ्रू हों और बेटर अपने आप रिसर्च गैप लिखिए। आप एक से ज़्यादा रिसर्च गैप भी लिख सकते हैं, आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, ये एविडेंस गैप और ये मेथोडोलॉजिकल गैप, लेकिन आपको उसे हाईलाइट करना पड़ेगा। और ये किया जाता है फर्स्ट सेक्शन में, इंट्रोडक्शन के लास्ट में। तो इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं, दैट इज ऑलवेज अबाउट द टॉपिक, अबाउट द इंडस्ट्री, करंट सिनेरियो, और फिर आप प्रॉब्लम की बात करते हैं, कंफ्यूजन्स की बात करते हैं, एंड दैट पैराग्राफ इज ऑफ रिसर्च गैप। उसके बाद फिर बाकी का पेपर आपका शुरू होता है। सो होप यू लाइक इट। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।